चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र में। इस पुस्तक के नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र में। तो आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले यहाँ पढ़ चुके हैं और क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं। इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था और आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मूल सिद्धांत भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है, प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, और अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। और भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण एक विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन का बल दिया गया है और आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को पुनः बनाने या सिद्धांतित कर यानी निमोथेटिक तथा विवरणात्मक यानी भावचिरणात्मक यानी इंडियोग्राफिक होना चाहिए। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए, क्या ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है और हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंखें, नदी के मुख और हिमनद के प्रोत यानी नासिक, जलडमरू, मध्य की ग्रीवा और मृदा के परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। और इसी प्रकार प्रदेशों, गाँवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया। और जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों, रेल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। और क्या आप सभी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं देखें तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये जो अध्ययन इसका परिभाषा दिए थे उनका नाम था रेटजेल। और उसके बाद ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है इसमें जो रेटजेल ने दिया था। उसके बाद एलन सी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है। और सैंपल की परिभाषा में संबंधों की ज्ञानात्मक मुख्य शब्द है। उसके बाद पॉल विडाल डी ला ब्लॉश ने कहा था हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति देखें। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अंतरक्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी क्लास 11 की
11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आप भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि वे तत्व भू आकृतिक, मृदाएं, जलवायु, जल, प्रकृति के वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। और क्या आप उन तत्वों की भी सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की थी। और गृह, गांव, नगर, सड़कों और रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है और साथ ही मानव जीवन को भी इसमें प्रभावित किया गया। उसके बाद मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण थोड़ा देखें तो मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक नहीं है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के संस्कृति विकास के स्तर की सूचक है, बल्कि ये सूचक है मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण स्वरूप घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। और इसी प्रकार DNA और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझने में हमें अपने अनेक बीमारियों पर बीजे पाने के योग्य बनाया। और अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्रकृति के पर्यावरण से अनन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। और आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इसकी अनन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। इसे और प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्रकृति के मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मानव की प्रकृतिकरण देखें तो बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था और उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है और यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गाँवों में मिलती थी भी यहाँ दिखाई नहीं देते थे। और छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेड़ यानी वन का संरक्षण करता था। और यहाँ जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानित कृषि करता था और विंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते थे और राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता था। और अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर वेंदा प्रसन्न होता था और जैसे ही वह महुआ, प्लाश और साल के वृक्षों को देखता जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पित गति से पेड़ों को पार करके वेंदा नदी तक पहुंचता था। जैसे ही वह चिल्लू भर जल लेने के लिए झुकता और उसे बनने की आत्मा लुई के प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता था तो याद आता है। और अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए वेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है और लकड़े वन में गलहार और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग वेंदा और उनके लोगों ने किया था। और यह आशा है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। और ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु भी नियम के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता था जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अपने ध्यान पूर्वक सुना होगा उसे। और अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। वेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो उन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए थे। और एक ही प्रवाही गति से वेंदा और उसके मित्र ने सघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्माओं के साथ एकाएक हो जाते हैं। बांस की कथा
यानी मानव की प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। और सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति के बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं और पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देती है और मानवीय क्रियाएं संस्कृति भूआदृश्य की रचना करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है और उच्च भूमि पर अस्वस्थ विश्राम स्थल विशाल नगरीय प्रसार खेत फलों उद्यान और मैदानों का तरंगित पहाड़ियों से चरागाहें तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा आरक्षित अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि हैं। और पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया था और प्रकृति का अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण देखें तो ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी है। महीनों तक आकाश से अदीप्त रहता है और केरी प्रायः 8 बजे अंधेरे में काम पर जाती और सर्दियों के दिन उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है और उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म होता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। वह गुंबद सर्दियों के हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त आकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जी और पौधे नहीं उगाए जाते। केरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है और ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। और माउस की एक क्लिक के साथ केरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरीज देखने के लिए वह सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि केरी 58 वर्षीय है और फिर भी वह विश्व के अन्य भागों में अनेक 30 वर्षीय लोगों के अधिक स्वस्थ और दिखती है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है? यह प्रौद्योगिकी के किसके कारण ट्रांडहाइम के लोग उन जैसे अन्य लोग प्रकृति के द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? जैसे उदाहरणों को आप ढूंढ सकते हैं या ढूंढने की कठिनाई नहीं है और ऐसे उदाहरणों को ढूंढना बहुत कठिन है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेयर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की थी जो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित किया था। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जागो निश्चयवाद का नाम दिया था। और आप जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। अब लाल बत्ती का अर्थ है रुको, रेवर यानी पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। यानी संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दिशा है। और इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें लाल संकेतों पर प्रयुक्त देना होगा। और जब प्राकृतिक रूपांतर की स्वीकृति दे तो
वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा धंधाधुन रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रवाह, ओजोन परत अवक्षय, अभूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियां, निम्नीकृत भूमियां हैं और नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। मानव भूगोल की कल्पना परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों की सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। उन्हें आवासन व्यवस्था और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे और भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्य चर्चा में सामाजिक कल्पना के रूप में भूगोल एक कोर्स आरंभ किया और अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण संबंध और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत पर प्रयोग किया और समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था और व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति और धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया था। मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र देखें उनके। मानव भूगोल जैसे कि आपने देखा मानव जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं और मध्य संबंध की व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों की समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतराविष्ट विकसित करती है और ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास करती है और मानव भूगोलों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। जैसे मानव भूगोल के बृहद अवस्थाओं के प्रणोत है, जैसे समय अवधि में है, आरंभिक उपनिवेश युग में उपागम इसके अन्वेषण और विवरण है और बृहद लक्ष्य इसमें साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। दूसरा है उत्तर उपनिवेश युग, इसमें उपागम में है, प्रादेशिक विश्लेषण लक्षण है, प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। यह मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझाने में सहायता करती है। उसके बाद है अंतर युद्ध अवधि बीच 1930 तक दशक क्षेत्रीय विभेदन है। इसका लक्ष्य है एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। उसके बाद 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक यानी यह स्थानीय संगठन इसका लक्षण है कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी के विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट और मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र युग प्रतिरूप की पहचान करना और इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारियों का उदय। इसका लक्षण था मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलने और मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ और इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीति यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। और इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का हम अवलोकन करेंगे। उसके बाद 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। इसका लक्षण था बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठाने लगे और उनमें और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। उसके बाद मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों की सहयोगी अनुशंसा में जैसे मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल
इसमें उपक्षेत्र में था व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, संस्कृति का भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इसमें सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासनों में अंतर्पृष्ठ थी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, और व्यवहारिक भूगोल में मनोविज्ञान, सामाजिक कल्याण का भूगोल में कल्याण अर्थशास्त्र, अवकाश भूगोल में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान संस्कृति भूगोल में, और उसके बाद समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, लिंग भूगोल में, ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास था, चिकित्सा भूगोल में था महामारी विज्ञान। उसके बाद आया नगरीय भूगोल, इसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन था। उसके बाद राजनीतिक भूगोल आया, इसमें राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद निर्वाचन भूगोल, और उसके बाद सैन्य भूगोल, इसमें सैन्य विज्ञान था। और जनसंख्या भूगोल, इसमें जनांकी है। आवास भूगोल, इसमें नगर या ग्रामीण नियोजन। आर्थिक भूगोल, इसमें अर्थशास्त्र, और संसाधन भूगोल में संसाधन अर्थशास्त्र। उसके बाद कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान आता है। उसके बाद उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र। उसके बाद विपणन भूगोल में व्यवसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य और पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है।